नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज आपको पाठशाला के उन चैप्टर्स का रिवीजन करवाने वाला हूं जिनकी चर्चा आपके परिवार में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके सोशल मीडिया पर हो रही है। हो सकता है आपसे मिस हो गया हो ये चैप्टर, तो आपके पास पाठशाला की वीकेंड क्लास में अटेंडेंस लगाने का मौका है। आइए शुरुआत करते हैं। आजकल क्या है, चुनावी वादों का फैशन है और बहुत फैशन है। पहले भी चुनावी वादे होते थे, आजकल फ्री वाला थोड़ा है और थोड़ा लोगों को जितना फायदा हो जाए वो वाली बातें होती हैं। वो चुनावी वादा है पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का। एक वादा आजकल चल रहा है चुनावों में। गुजरात हो, हिमाचल हो, हर जगह कई दलों ने पुरानी पेंशन को लागू करने की बात की है कि हम आएंगे तो आपको पुराना पेंशन सिस्टम जो था ना वो लागू कर देंगे, आपको वैसे ही पेंशन मिलेगी। पुरानी पेंशन स्कीम को वोट खींचने का नया जरिया बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि 2024 के लिए भी इसे मुद्दा बनाने की तैयारी चल रही है। विपक्ष के कई राज्यों में पुराने पेंशन सिस्टम को लागू भी किया गया है। विपक्ष के कई राज्य इसे लागू करने की तैयारी कर रहे हैं और जहां अभी सत्ता में नहीं है वहां वादा कर रहे हैं कि हम आएंगे, पुराना पेंशन सिस्टम लाएंगे, चिंता मत कीजिए, लागू कर देंगे पुराना पेंशन सिस्टम। ये विपक्ष के कई दल कह रहे हैं, चुनावी वादा कर रहे हैं। आज देश के लिहाज से ये पुरानी पेंशन सिस्टम और नई पेंशन सिस्टम, ये आपको समझना चाहिए। आप पेंशन भले ना लेते हो, आप सरकारी कर्मचारी भले ना हो, लेकिन ये पूरी पेंशन सिस्टम इस देश से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है जो मैं आज उठा रहा हूं। पहले आपको बताता हूं कि देश के कितने और किन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया या फिर बहाल करने की तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान कांग्रेस की सरकार है, झारखंड जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस समर्थन कर रही है। आप कहेंगे मैं कांग्रेस क्यों बता रहा हूं? अभी आपको आगे पता चलेगा कि इस पुरानी पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस ने क्या किया था और क्या कर रही है, वो बताऊंगा। इसलिए बता रहा हूं कि इन राज्यों में किसकी सरकार है। तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। पंजाब और तमिलनाडु में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की तैयारी चल रही है। आंध्र प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा गुजरात, हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वादा कर रही है कि हम आएंगे गुजरात में, हम आएंगे हिमाचल में तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी भी इसे लागू करने का वादा कर रही है। यूपी में इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी इसे लागू करने का वादा किया था, पर वो हार गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ कह चुके हैं कि सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में तो राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। यानी कांग्रेस जहां जहां सत्ता में है उनमें से कुछ जगहों पर लागू कर दिया है, कई जगह कांग्रेस वादा कर रही है कि हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। अब यह बात थोड़ी देर के लिए कि कांग्रेस पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर रही है या करने का वादा कर रही है, इसको थोड़ी देर अभी जेब में रखिए। अभी आगे बताऊंगा तब निकालिएगा और देखिएगा इसमें क्या निकल कर आए। अब यह पर्चा रख लीजिए। जिस पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दूसरे दल कर रहे हैं, पहले थोड़ा उसके बारे में आपको बता देता हूं। पुरानी पेंशन योजना को PAYG यानी पे एज यू गो भी कहते हैं। पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों के किसी भी योगदान के बिना, यानी सैलरी से किसी कटौती के बिना रिटायर होने के बाद भी गारंटीड पेंशन मिलती थी, जो महंगाई दर और वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक बढ़ती भी रहती है। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके जीवन साथी को पेंशन मिलती थी। मतलब अगर मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मेरी मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के पहले मुझे पेंशन मिल रही है और मेरी मृत्यु के बाद मेरे घर वालों को पेंशन मिलेगी। ये पुरानी पेंशन स्कीम में था। पुरानी पेंशन योजना का आसान मतलब यह हुआ कि रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारी को सरकार आजीवन पेंशन देती रहती है और मरने के बाद परिवार को देती रहती है। लेकिन इस पुरानी पेंशन योजना में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इससे सरकार पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है, और उसे सरकार के लिहाज से मत देखना, उसे देश के लिहाज से आपको देखना होगा कि देश पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है वो ऐसा पड़ता है कि आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति बन जाए कि पेंशन देने के लिए पैसा ना बचे। और ये क्यों कह रहा हूं अभी आपको आगे समझाऊंगा। पुरानी पेंशन योजना को 2004 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौर में बंद कर दिया गया था। 2004 में बंद हुई थी पुरानी पेंशन योजना।
अब 2022 में लोग वादा कर रहे हैं और पुरानी पेंशन योजना लागू कर रहे हैं विपक्ष शासित राज्यों में। नई पेंशन योजना उस वक्त लागू की गई। नई पेंशन स्कीम उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू हुई जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी ज्वाइन की। अब पुरानी और नई पेंशन योजना का थोड़ा अंतर समझिए। पुरानी पेंशन योजना में सैलरी से किसी तरह की कटौती नहीं होती। नई पेंशन योजना में बेसिक सैलरी और डीए से 10% की कटौती की जाती है। पुरानी पेंशन योजना में सरकारी खजाने से पेंशन का भुगतान होता था। नई पेंशन योजना शेयर मार्केट बेस्ड है, इसका भुगतान बाजार पर निर्भर करता है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड जिसको कहते हैं, उसकी सुविधा होती थी। नई पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय की सैलरी की आधी रकम पेंशन के तौर पर मिलती थी। नई पेंशन स्कीम में निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु पर जीवन साथी को पेंशन मिलती थी। नई योजना में पूरी पेंशन राशि कर्मचारी के नॉमिनी को एक साथ मिलती है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायर्ड कर्मचारियों को हर 6 महीने में महंगाई भत्ता मिलता था। नई स्कीम में यह व्यवस्था नहीं। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय 20 लाख तक की ग्रेच्युटी मिलती थी। नई पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। जो पुराना पेंशन था उसमें जीपीएफ के ब्याज पर टैक्स नहीं लगता था। नई स्कीम में शेयर मार्केट के आधार पर जो पैसा मिलता है उस पर टैक्स देना पड़ता है। पुरानी स्कीम में रिटायरमेंट के समय जीपीएफ में कोई निवेश नहीं करना होता था। नई स्कीम में 60% फंड रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को मिल जाता है और 40% सरकार निवेश करती है और उसके आधार पर हर महीने की पेंशन मिलती है। तो ये दोनों सिस्टम का फर्क है। जो लोग नए हैं, जो लोग सरकारी नौकरी के सपने देख रहे हैं या जो लोग अभी उसके बारे में नहीं जानते, उनको यह अंतर समझ में आना चाहिए कि क्या बेसिक फर्क है। लेकिन अब मैं आपको यह समझाता हूं कि पुरानी पेंशन स्कीम क्यों राज्यों के लिए एक बड़ा बोझ बन जाएगी। अगर ये लोग जो पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं, आपको सुनने में अच्छा लगेगा कि भाई हमको तो वैसे ही मिलेगी पेंशन जैसे 2004 के पहले मिलती थी, जीवन भर मिलेगी, मरने के बाद परिवार को मिलेगी, पैसा नहीं देना होगा लेकिन फिर भी मिलेगी। लेकिन क्या यह स्थिति हो जाएगी कि पेंशन तो होगी लेकिन पैसा अकाउंट में नहीं आएगा? ये क्यों कह रहा हूं, सुनिए। 2020-21 की आरबीआई की एक रिपोर्ट आई, 2020-21 की रिपोर्ट, और आरबीआई की यह रिपोर्ट जो आई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी रिपोर्ट क्या कहती है वो आपको सुनना चाहिए बतौर देश के नागरिक। फिर आप फैसला कीजिए पुरानी पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम जो कह रहा है कोई दे देंगे, वो कितना संभव है। हिमाचल प्रदेश, जहां पर अभी चुनाव खत्म हो गया, वहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है हम आएंगे, पुराना पेंशन सिस्टम लागू कर देंगे। तो हिमाचल की स्थिति क्या है? हिमाचल में एक मिनट, एक काम कीजिए, यहां लिखिए राज्य, उसका रेवेन्यू, कि वहां कितना पैसा जो है वो राज्य कमाता है, पेंशन पे खर्च, और फिर आपको बताता हूं कि ये कितना प्रतिशत है। ये 4 चीजें आपको अभी बताता हूं। तो हिमाचल प्रदेश, जहां पर अभी चुनाव खत्म हुआ है, जहां कांग्रेस पार्टी कह रही है हम सत्ता में आते हैं आपको पुरानी पेंशन देंगे, इनका जो टैक्स रेवेन्यू है वो है 9,090 करोड़ रुपए। और पेंशन पर कितना खर्च होता है आपको पता है? 7,266 करोड़ रुपए। सीआर, इतना 9,090 करोड़ के रेवेन्यू में 7,266 करोड़ रुपया पेंशन में चला जाता है ऑलरेडी, जो कि टैक्स रेवेन्यू का 79.93% है। तो जहां ऑलरेडी 80% टैक्स पर पेंशन पे खर्च हो जा रहा है, वहां कांग्रेस पार्टी आ रही है और कह रही है कि हम पुराना ला देंगे ना, चिंता मत कीजिए। अरे देंगे कहां से, ये कोई पूछे। और ये देश में सबसे ज्यादा है। गुजरात, जहां पर कहा गया कि हम सत्ता में आते, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम जो है वो पुराना पेंशन सिस्टम लागू कर देंगे। यहां का टैक्स रेवेन्यू है 1,05,000 करोड़, 1,05,000 करोड़। ये गुजरात का आपको बता दूं। और पेंशन पर गुजरात में जो खर्च है
वो 16,114 CR, जो कि प्रतिशत के लिए हिसाब से लिखा देखिएगा तो करीब 15% के आसपास बैठता है। 15% ऑलरेडी 15% पर है। कांग्रेस करिए हम आएंगे और पुराना लागू कर देंगे। अगर आप राजस्थान देखिएगा तो राजस्थान, जहां कांग्रेस की सरकार है और जहां पुराना पेंशन सिस्टम लागू कर दिया गया, वहां ऑलरेडी जो नया पेंशन सिस्टम था उसमें 30% का खर्च था, 30%। अब ये नया जो लागू किए हैं, मतलब पुराना जो लागू कर दिए हैं नया को हटा के, उसका खर्च जो बढ़ेगा वो अभी अगले फाइनेंशियल ईयर में पता चलेगा, अभी तो देना शुरू किए। और ये 30%, अपने पूरे रेवेन्यू का 30%, अगर आप सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने में खर्च कर रहे हैं तो जो बाकी लोग हैं वो पूछेंगे भाई हम पे क्या खर्च कीजिएगा, हमको कहां से दीजिएगा। आप तो जितना 100 रुपया कमा रहे हैं 30 रुपया खाली पेंशन में दे रहे हैं। स्कूल कैसे बनेगा, अस्पताल कैसे बनेगा, सड़कें कैसे बनेंगी। जो बाकी प्राइवेट लोग हैं जो टैक्स भर रहे हैं वो कहेंगे हम कहां से दे, हमारे लिए कब करोगे, कहां से करोगे। छत्तीसगढ़, यहां पर कितना हो गया भाई, छत्तीसगढ़ में अभी जो पेंशन रेवेन्यू का जो खर्च हो रहा है वो 24% के प्लस है, 24%। अब इन्होंने भी लागू कर दिया पुराना सिस्टम, अब ये और ऊपर जाएगा। झारखंड में करीब 31% है। आप देखिए झारखंड में इन्होंने लागू कर दिया, झारखंड के अंदर 31% रेवेन्यू का खर्च हो जाता है पेंशन के देने में, और ये पुराना ले आए। अब ये बढ़कर 40% हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां ओल्ड पेंशन सिस्टम स्कीम लागू करने की तैयारी है। वहां अभी जो टैक्स रेवेन्यू है उसका 34% पेंशन पर खर्च होता है ऑलरेडी, और वहां आम आदमी पार्टी करेगी हम पुराना सिस्टम ले आएंगे जिसमें और खर्चा होगा। ऑलरेडी 34% खर्चा हो रहा है। तमिलनाडु में डीएमके ने ओपीएस लागू करने का चुनावी वादा किया था लेकिन लागू नहीं हो पाया। वहां पर भी 26% से ज्यादा का पैसा रेवेन्यू जो है वो पेंशन पर खर्च होता है। आंध्र प्रदेश में 2019 में वाईएसआर ने ओपीएस लागू करने का चुनावी वादा किया, अभी तक लागू नहीं हो पाया। वहां पर पेंशन पर जो खर्च होता है वो 21% से ज्यादा है। यह राज्यों का हाल है। मोटी रकम पेंशन पर खर्च हो रही है ऑलरेडी न्यू पेंशन स्कीम पर, और ये कह रहे हैं हम पुरानी लागू कर देंगे या कर दे रहे हैं। अरे पेंशन होगी लेकिन पैसा अकाउंट में डालिएगा कहां से। फिर क्या करेंगे, पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा देंगे, लेकिन वो पेट्रोल डीजल सिर्फ सरकारी कर्मचारी के गाड़ी में तो डलता नहीं हो, तो प्राइवेट में भी डलेगा। तो आपसे चुनाव जीतने के नाम पर ये कहेंगे हम पुरानी पेंशन लाएंगे, फिर वो इधर उधर से टैक्स जुड़ाएंगे क्योंकि पैसा तो है नहीं देने के लिए, तो जितना पेंशन देंगे नहीं उससे ज्यादा आपसे ले लेंगे। जेब आपकी कटेगी, अपने जेब से नहीं देंगे। और आप सोचेंगे वाह हमको पुरानी पेंशन मिल रही है। अरे पुरानी पेंशन दे रहे हैं लेकिन आपका बेटा भी कमाएगा, 2 बेटे कमा रहे हैं जो सरकारी नौकरी में नहीं होंगे, वो भी टैक्स भर रहे होंगे और ज्यादा भरेंगे क्योंकि टैक्स लेना होगा इनको, अभी तो पैसा ही नहीं है देने के लिए। पेंशन से राज्य सरकारों पर किस तरह से आर्थिक बोझ बढ़ता है उस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है। एसबीआई रिसर्च इको रैप 2021 के मुताबिक 1986 में राज्य सरकारें अपनी कमाई का 8.7% पेंशन पर खर्च करती थी 1986 में। 2021 में राज्य सरकारों का यह खर्चा 8-9% से बढ़कर 25% के ऊपर जा चुका है। कई राज्यों में 30% के प्लस है। पिछले 12 साल में राज्य सरकारों की पेंशन देनदारी 34% ऑलरेडी बढ़ चुकी है। 2021 में राज्य सरकारों का खर्च कमाई के मुकाबले 125% था। मतलब 100 रुपया कमा रहे हैं और इनका खर्च 125 रुपया ऑलरेडी है। मतलब कहां से 25 रुपया लाएंगे, कर्जा लेकर लाएंगे। तो जो कर्जा ले रहा है वो आपसे कह रहा है कि तुम चिंता मत करो ना, हम तुमको देंगे। अरे कहां से दोगे? तुम्हारे घर में दाल नहीं है बनाने के लिए, तुम कर्जा लेकर जो है वो चावल जो है वो बना रहे हो और सूखी सब्जी के साथ खा रहे हो, और हमको कह रहे हो अरे तुम चिंता ना करो, हम आओ मुर्गा खिलाएंगे। अरे कहां से खिलाओगे यार? जिन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग हो रही है या बहाल हो गई है, उन राज्यों पर कितना कर्ज है ये सुनिए। जो आपसे कह रहे हैं कि अरे हम देंगे ना,
इनकी जेब में पैसा है आपको पुरानी पेंशन स्कीम देने के तहत पेंशन देने का। पंजाब, ये अपने स्टेट जीडीपी का 53% कर्ज है इनका, 53% कर्ज है जीडीपी का इनका। राजस्थान, ये करीब 40% के पास आसपास कर्ज में है जीएसडीपी के। बिहार 38% ज्यादा का कर्ज है जीडीपी का। केरल 37% कर्जा है। उत्तर प्रदेश 35% कर्जा है। झारखंड 33% कर्जा है। आंध्र प्रदेश में 32.5% कर्जा है। डूबे हो कर्ज में और दूसरे को कह रहे हो चिंता मत करो हम और देंगे। कहां से दोगे बॉस? ये देश के नाते पूछना शुरू कीजिए इन लोगों से। और आपको ओल्ड पेंशन स्कीम का ब्रेकअप भी बताता हूं कि पेंशन की रकम कैसे तय होती है। अगर रिटायरमेंट के वक्त, अगर आप देखिए, आप रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट के वक्त अगर आपकी जो सैलरी है, बेसिक सैलरी अगर आपकी मान लीजिए 10,000 रुपए, तो ओपीएस के तहत बेसिक सैलरी का 50% यानी 5,000 रुपए मंथली पेंशन बनेगा। ओपीएस में कितना मिलेगा? 5,000 रुपए आपको पेंशन मिलेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन की रकम समय समय पर बढ़ती भी रहती है। जैसे डीए जो होता है, डियरनेस अलाउंस, आमतौर पर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। तो 4% भी अगर डीए बढ़ा, डीए मान लीजिए 4% का जंप दिया गया, तो 5,000 रुपए की पेंशन बढ़कर ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 5200 रुपए। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन की रकम समय के साथ बढ़ती जाएगी और उसी हिसाब से केंद्र और राज्य सरकारों का खर्च भी बढ़ता जाएगा। और आप सुनिए, पेंशन पर खर्च सुनकर आपके दिमाग में फ्यूज उड़ जाएगा। 1991 में केंद्र का खर्च कितना था पता है आपको? पेंशन पर केंद्र खर्च करता था 3,272 करोड़ रुपए। ये 1991 का आपको बता रहा हूं, 3,272 करोड़ रुपए। और आज की तारीख में 2021 में जब न्यू पेंशन स्कीम ऑलरेडी लागू है, बावजूद उसके पेंशन पर कितना पैसा केंद्र खर्च कर रहा है आपको पता है? 2,08,000 और 473 करोड़ रुपए। 2,08,473 करोड़ रुपए न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के बावजूद देश खर्च कर रहा है, जो 1991 में 3,272 करोड़ पर था। और अगर 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार न लाई होती तो यह कहां होता, कितने लाख करोड़ होता, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और अगर आप देखेंगे 1991 में राज्यों का, देखिए क्या खर्च था, ये तो आपको केंद्र का बताया। 1991 में राज्यों का जो पेंशन का खर्च था वो था 31 यानी 3,131 करोड़ रुपए, ये राज्यों का खर्च था। और 2021 में राज्य कितनी पेंशन दे रहे हैं आपको पता है? ये तो केंद्र दे रहा है अपने कर्मचारियों को 2,08,473 करोड़, राज्य दे रहे हैं 3,86,000 करोड़ रुपए। मतलब इस देश के अंदर राज्य और केंद्र का मिला दीजिए तो करीब 5,86,000 और 8,94 5,94,000 करोड़ रुपए ये इस वक्त देश में सिर्फ पेंशन देने में जा रहा है नई स्कीम के तहत। पुरानी के आते ये कहां पहुंचेगा इसका कोई अंदाजा नहीं। अब कोई मुझे बताए, जो लोग कह रहे हैं हम पुरानी पेंशन दे देंगे और आप भी खुश हैं कि हम ले लेंगे, कितने दिन ले पाइएगा और कितने दिन ये दे पाएंगे? और देंगे तो फिर टैक्स बढ़ाएंगे तो कहां से भरिएगा? जितनी पेंशन आएगी नहीं ज्यादा टैक्स में जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको सीएजी कहते हैं, उसने भी कहा है कि हम अपनी स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट्स में लगातार उन फैक्टर्स को हाईलाइट करते हैं जिससे राज्यों की आर्थिक सेहत पर असर पड़ता है। आरबीआई और 15th फाइनेंस कमीशन की तरफ से भी उन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है जिसमें वित्तीय खतरे शामिल हैं, जैसे टैक्स से कमाई का कम होना,
कुछ राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को रीलॉन्च करना, सुन रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को रीलॉन्च करना कह रहे हैं राज्यों के लिए खतरा है। बिजली वितरण कंपनियों पर बढ़ता कर्ज और समय समय पर किसानों की कर्ज माफी, ये सब शामिल है। इसके अलावा नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने को पाप बताया। बोले पाप है बॉस देश के साथ ये। इसे ये कहकर खारिज कर दिया कि राज्य इसका बोझ ही नहीं उठा पाएंगे। एक इंटरव्यू में अरविंद पनगड़िया ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोई भी राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम का वित्तीय भार उठा सकता है, क्योंकि इसमें देनदारी काफी है, काफी बड़ी है। इस स्कीम को फाइनेंस करने के लिए उन्हें टैक्स से हुई कमाई से पैसा निकालना होगा, लेकिन टैक्स से कमाई है कहां। हो सकता है कि अगले 10 साल में राज्यों की ग्रोथ बढ़ जाए, फिर भी जितना पैसा चाहिए उसके लिए काफी नहीं है। वो कह रहे भाई आप ऑलरेडी कर्ज में हो, कहां से दोगे। अरविंद पनगड़िया ने आगे समझाते हुए कहा कि मेरे ख्याल में लोकतंत्र में कुछ वादे सरकार करती है, ये वादे किस तरह के होते हैं ये मायने रखता है। जैसे वो स्कीम ठीक है जिसमें वन टाइम ट्रांसफर हो, इससे आने वाली सरकारों पर ज्यादा वित्तीय बोझ नहीं पड़ता, लेकिन यह सही नहीं है कि आप चुनाव जीतने के लिए राज्य की देनदारी बढ़ा दें। और जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम का उदाहरण लीजिए, जाहिर सी बात है जो पार्टी इसको लागू करना चाहती है उनके लिए तो ये काफी आकर्षक है, क्योंकि स्कीम से को फाइनेंस करने से जो सबसे जल्दी देनदारी बनेगी वो 2034 में जाकर बनेगी। खेल समझ रहे हैं आप पार्टियों का। इसे आपको अच्छे तरीके से अगर समझना है तो ऐसे समझिए कि आमतौर पर लोगों की सर्विस कितनी होती है, 30 साल की होती है, उसके बाद वो रिटायर होते हैं। तो जिन लोगों ने 2004 में नौकरी ज्वाइन की वो 2034 में रिटायर होंगे। यानी जो लोग पुरानी पेंशन स्कीम का वादा कर रहे हैं उनकी सरकार अगर अभी बन गई तो उन पर तो 2034 तक कोई देनदारी ही नहीं बनेगी। उसके बाद जो आएगा वो देखेगा, जैसे पहले चलता था, ऑयल बॉन्ड जारी कर दो, जो आएगा तो भरेगा, भर रहे हैं अभी वाले। वैसे ही पेंशन के लिए बोल दो, जो आएगा वो भरेगा। कांग्रेस के डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती खुद ओल्ड पेंशन स्कीम पर सवाल उठा रहे हैं। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के विचारों से सहमति जता दी प्रवीण ने। एक ट्वीट कर दिया कि गुजरात में 6.5 करोड़ लोग हैं, करीब 3 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के टैक्स रेवेन्यू का 15% खर्च करना होगा। तो ऐसा क्यों हो कि टैक्स पेयर का 15% हिस्सा मात्र 0.5% लोग पर खर्च हो जाए, क्योंकि उतने ही सरकारी कर्मचारी। तो वो कह रहे 15% 100 रुपया है, और उसका 15 रुपया आप किस पे खर्च कर रहे हैं? उन लोगों पर जिनकी संख्या 0.5%। तो कह रहे बाकी क्या मुंह टेकेंगे। और उन्होंने कहा कि अरविंद पनगड़िया ने एकदम सही सवाल उठाया। इसके बाद कांग्रेस ने प्रवीण के बयान को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह निजी राय है, उन्हें इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको इतिहास भी बताता हूं। जो कांग्रेस, मैंने आपसे कहा था ना कि ये पर्ची यहां रखिए, जो कांग्रेस वादा कर रही है हिमाचल में, गुजरात में और अपने राज्यों में लागू कर रही है, अब वो पर्ची निकालिए, अब वो पर्ची याद कीजिए। और अब मैं आगे का हिस्सा बताता हूं। 22 दिसंबर 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाकर नई पेंशन स्कीम लागू की गई। 2004 में यूपीए सरकार पावर में आई। अगर ये ओल्ड पेंशन स्कीम ही अच्छी थी तो वो चाहती तो अटल बिहारी सरकार की इस नई पेंशन स्कीम को लागू करने के फैसले को सकती थी, तभी पलट देते। लेकिन यूपीए सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इस स्कीम का समर्थन किया। 21 मार्च 2005 को यूपीए सरकार लोकसभा में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्थापित करने के लिए एक बिल लेकर आई। नई पेंशन स्कीम के लिए इस रेगुलेटरी बॉडी को बनाया गया। तब वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि बिल्कुल सही समय है पेंशन रिफॉर्म के लिए, क्योंकि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन काफी यंग है। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पेंशन रिफॉर्म पर मुख्यमंत्रियों की बैठक भी बुलाई। 22 जनवरी 2007 को पेंशन रिफॉर्म पर मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री ने मौजूदा पेंशन स्कीम से जुड़े वित्तीय असर पर काफी गहनता से विचार किया है। सरकार के हर स्तर पर बढ़ते पेंशन बिल को भविष्य में फाइनेंस करना मुश्किल होगा। ये तब कह रहे हैं, 2007 में कह दिए थे कि आगे नहीं हो पाएगा, और यहां 2022 में कांग्रेस कह रही है कि हम देंगे ना, चिंता मत करो, अभी कोरोना का संकट गया है लेकिन ये देंगे। अभी यूक्रेन और रूस युद्ध की वजह से दिक्कतें हो रही हैं दुनिया में, लेकिन ये देंगे। कहां से देंगे? 2007 में मनमोहन सिंह क्यों कह रहे थे कि नहीं दे पाएंगे? उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह ने
ये देखते हुए कि हमें हेल्थ, एजुकेशन, ग्रामीण इलाकों के विकास पर खर्च करना है, राज्यों में भी आप सब बढ़ती पेंशन देनदारियों का सामना कर रहे होंगे, जिससे आपके संसाधन बेहद सीमित हो जाते हैं। राज्यों के तेजी से विकास के लिए आपको बड़े पैमाने पर फंड की जरूरत है। इसलिए हमको पेंशन देनदारियों के बेहतर मैनेजमेंट की जरूरत है ताकि राज्यों की वित्तीय सेहत अच्छी रहे। यही वो प्रमुख आधार है जिसकी वजह से पेंशन सिस्टम को बदला गया। यानी कांग्रेस पार्टी, मनमोहन सिंह इस नई पेंशन स्कीम का समर्थन कर रहे थे, इसको लागू कर रहे थे, और आज कांग्रेस पार्टी उल्टे रास्ते पर है। अगर कांग्रेस को लगता है कि पेंशन स्कीम इतनी ही बढ़िया है तो अटल सरकार के बाद यूपीए सरकार 10 साल थी, पुरानी पेंशन तभी लागू कर देते। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि तब वो सत्ता में थे, जानते थे कि देश पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा तो झेलना तो उनको ही है। अब सत्ता में नहीं है, बोल के आओ, देखेंगे बाद में, फिर अगला आएगा तो करेगा। पुरानी पेंशन स्कीम में दिक्कत क्या है इसके बारे में भी आपको थोड़ा बता देता हूं। वाजपेयी सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कहा था कि भारतीय पेंशन स्कीम को लेकर बहुत डिटेल में जानकारी जुटाई है। हर कोई इस बात से सहमत है कि भारत सरकार सैलरी और भत्ते से ज्यादा पेंशन पर खर्च कर रही है। इस वजह से बजट बिगड़ रहा है। इस पर जितनी भी स्टडी की गई उससे यही निष्कर्ष निकला कि फिक्स्ड पेंशन स्कीम की जगह हमें कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लानी चाहिए। अब इस स्कीम में क्या दिक्कत है थोड़ा सुन लीजिए। पुरानी पेंशन स्कीम के लिए जो पैसे चाहिए वो टैक्स की कमाई से देने पड़ते हैं, इससे वित्तीय बोझ बढ़ता है। और पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी, यानी कितने आप साल जिएंगे इसकी जो उम्मीद थी, वो रिटायरमेंट के बाद 5-10 साल होती थी। अब ये 25 साल बढ़ गई है। और सिर्फ रिटायर हो चुके कर्मचारी को पेंशन नहीं देनी, उसकी मौत के बाद उनके परिवार को पेंशन देने का प्रावधान है। इससे सरकार का बोझ बढ़ता चला जाता है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा राजनीतिक दल क्यों करते हैं, यह आपको उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट के नतीजों से पता चल जाएगा। 2022 में समाजवादी पार्टी को 71% पोस्टल बैलेट वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को मात्र 22%। जबकि अमूमन बीजेपी को पोस्टल बैलेट में हमेशा से ज्यादा वोट मिलते हैं। लेकिन यहां उल्टा था। क्यों? चुनाव ड्यूटी पर लगे सरकारी कर्मचारी पोस्टल बैलेट के जरिए ही मतदान करते हैं और वो पुरानी पेंशन योजना का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा मुफ्त वाले वादों का सीधा संबंध चुनाव जीतने से भी है। 1987 से 2019 के बीच 21 चुनावों में कर्ज माफी का ऐलान किया गया है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि कर्ज माफी का ऐलान करने वाली पार्टियां 21 में से 17 बार चुनाव जीती। 21 में 17 बार। अब आप सोचिए कि अगर ये पुरानी पेंशन स्कीम आपके लिए, देश के लिए अगर घातक हो सकती है तो फिर भी उसका वादा क्यों किया जा रहा है? और जो वादा कर रहे हैं उनसे पूछिए दोगे कहां से। आप सबने इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में सुना होगा जो हजारों साल पहले बनाए गए थे। हम सब ने पिरामिड की तस्वीर तो देखी है। कितने लोग प्रोग्राम बना लेते हैं, अरे यार बहुत सुंदर पिरामिड लग रहा है, जाके देखना है एक बार। इन पिरामिड्स की तस्वीर भी आपने देखी होगी। आज आपको दुनिया के सबसे पुराने पिरामिड के अंदर भी लेकर चलूंगा। पिरामिड का एक एक कोना आपको अंदर से दिखाऊंगा। साथ ही आपको पिरामिड्स की कहानी भी बताऊंगा कि ये पिरामिड थे क्या। आज उस राजा और उसकी एक मम्मी के बारे में बताऊंगा। मम्मी मतलब माता जी नहीं, मम्मी नहीं, मम्मी वो जो बेटे रहते हैं। वो राजा जो 9 साल की उम्र में राजा बना और 18 साल में मर भी गया, लेकिन उसकी मम्मी आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इजिप्ट में बने सारे पिरामिड में से गीजा का पिरामिड काफी मिस्टीरियस माना जाता है। यह सबसे बड़ा पिरामिड भी है। अब आपको गीजा के पिरामिड को अंदर से दिखाता हूं। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने गीजा के पिरामिड का वर्चुअल टूर तैयार किया है। मतलब आप घर बैठे बैठे इस पिरामिड के अंदर जा सकते हैं। इसके जरिए पिरामिड का कोना कोना देखा जा सकता है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये आपको उसके अंदर, पिरामिड के अंदर जाएंगे तो कैसा दिखेगा? यही दिखेगा बॉस, एग्जैक्टली यही। इस एनिमेशन या वीडियो में आप गीजा के पिरामिड के अंदर के हिस्से को देख रहे हैं। पिरामिड के अंदर कैसे भूल भुलैया जैसे रास्ते बने हुए हैं, कई फ्लोर बने हुए हैं जिन पर जाने के लिए बाकायदा सीढ़ियां बनी हुई हैं। संकरी सुरंग जैसे रास्ते भी बने हुए हैं जिनसे होकर उन कमरों तक पहुंचा जा सकता है जहां राजाओं के लिए सामान रखा जाता था।
मतलब पिरामिड के अंदर अलग अलग फ्लोर है, कमरे बने हुए हैं, मूर्तियां जैसी दिख रही हैं। आप देखिए वहां पर बकायदा रूम दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है टनल जैसा, सीढ़ी, अभी ये देखिए सीढ़ी बनी हुई है, सब कुछ है पिरामिड के अंदर। जो आप बाहर से देखते हैं बस ऐसा लगता है कि त्रिकोणीय आकृति है। इन्हीं कमरों में राजाओं की मम्मी, ताबूत रखे जाते थे। अच्छा, पिरामिड में सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि उसके परिवार के सदस्यों के लिए भी कमरे बनाए जाते थे जहां पर उनके शव को रखा जाता था। पिरामिड के अंदर दीवारों पर राजाओं की विशाल प्रतिमा भी लगाई जाती थी। दीवारों पर कलाकृतियां भी बनाई जाती थी जिन पर मौत के बाद के जीवन को दर्शाया जाता था। मतलब पिरामिड अपने आप में एक अलग दुनिया है जहां प्राचीन इजिप्ट के राजाओं और उनके राज आज भी दफन है। इजिप्ट दुनिया के सबसे पुराने देशों में से, इसकी सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी मानी जाती है। इजिप्ट के राजाओं को फराओ कहते थे। फराओ, हमने यहाँ राजा कहते हैं, वहां फराओ कहते थे। और जितने भी पिरामिड इजिप्ट में बनाए गए हैं वो फराओ यानी राजाओं की कब्र है। ये जो आप देख रहे हैं ये राजाओं की कब्र है। लेकिन कब्र के लिए पिरामिड क्यों बनाते थे ये आपको जानना चाहिए। इजिप्ट के राजाओं को उम्मीद होती थी कि मौत के बाद वो देवता बन जाएंगे और इसी की तैयारी के लिए इजिप्ट के राजाओं ने मंदिर बनवाए और खुद के लिए बड़े बड़े पिरामिड तैयार करवाए। इन पिरामिड्स में वो सारी चीजें होती थी जो मौत के बाद उनको लगता था कि काम आएंगी। मतलब उनको मौत के बाद की जिंदगी पर भरोसा था और इसलिए सारा सामान पिरामिड के अंदर रख लेते थे, कमरा वमरा बना के, परिवार के लोगों को भी वहीं कि सब एक साथ रहेंगे मरने के बाद भी, और जो जो सामान चाहिए होगा सब मिलेगा। इन पिरामिड्स में राजाओं की जरूरत का सारा सामान होता था, यहां तक कि राजाओं का खजाना भी पिरामिड में रख देते थे कि ये वहां भी इस्तेमाल करेंगे। राज परिवार के सदस्यों के लिए भी पिरामिड बनाए जाते थे। इजिप्ट में उस समय राजाओं का मानना था कि त्रिकोण नुमा पिरामिड के सभी कोने बराबर होते थे। यहां एक खास तरह की ऊर्जा आती थी जिससे पिरामिड में रखे शव लंबे समय तक खराब नहीं होते थे। प्राचीन इजिप्ट पर लगभग 30 राजवंशों ने शासन किया और इनमें कुल मिलाकर 170 राजाओं ने शासन किया। सभी राजाओं ने अपने लिए कब्र यानी पिरामिड बनवाई थी। अभी तक इजिप्ट में 138 पिरामिड का पता चला है, जिनमें गीजा शहर में राजा कुफू का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। इसे ही गीजा का पिरामिड कहते हैं और ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल है। इजिप्ट के पिरामिड्स के रहस्य का आज तक पता लगाया जा रहा है। पिरामिड में रखी न जाने कितनी ममीज आज तक मिल चुकी हैं और सबसे प्रसिद्ध ममी है 9 साल के राजा तूतनखामेन की, जो इजिप्ट का दूसरा सबसे छोटा राजा था। तूतनखामेन इजिप्ट के 18वें राजवंश का 11वां राजा था। 9 साल की उम्र में तूतनखामेन को राजगद्दी मिल गई। 9 साल तक शासन करने के बाद तूतनखामेन की मौत हो गई, यानी 18 साल की उम्र में। तूतनखामेन के बारे में कहा जाता है कि उसके पास रहस्यमयी ताकतें थी। तूतनखामेन का मकबरा इजिप्ट में वैली ऑफ द किंग्स में बनाया गया था। तूतनखामेन का इजिप्ट के लोग देवता मानते थे। 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने तूतनखामेन की कब्र खोजी थी। कब्र के अंदर एक कमरे में तूतनखामेन का ताबूत भी मिला। ताबूत खोला तो उसके अंदर एक और ताबूत मिला। उसे खोला तो उसके अंदर सोने का ताबूत मिला जिसके